नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। काबुल में खुरासान फंसी अपनों की जान। जी हां, काबुल ब्लास्ट के बाद अब दुनिया भर के देशों के सामने ये बड़ी चुनौती है, जिनके नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तालिबान के खतरे के बीच अब काबुल में खुरासान की एंट्री हुई है। कल हुए आतंकी धमाके ने अफगानिस्तान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तालिबान की तरफ से अमेरिका को 31 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आतंकी हमलों ने अब टेंशन बढ़ा दी है। भारत ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहा है, जिससे अभी तक कई भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन काबुल अटैक के बाद अब क्या है भारत की रणनीति? कैसे ऑपरेशन शक्ति को आगे जारी रखा जाएगा? कैसे अपनों को काबुल से लाया जाएगा? भारत, यह हिंदुस्तान के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, वो अब खुद आतंकी हमले का गवाह बन चुका है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान से निकलने का आखिरी रास्ता समझा जा रहा था, वो अब खुद सुरक्षित नहीं बचा है। जिस अमेरिका पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके सैनिक यहां मारे जा चुके हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर अब सिर्फ और सिर्फ खौफ का मंजर है। धमाकों की गूंज लोगों के दिलों में दहशत बनकर उतरी है। यहां मौजूद हर शख्स जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अब यही लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। अब काबुल एयरपोर्ट ही आतंकियों का टारगेट है, जिसकी गूंज कल 2 धमाकों में सुनाई दी। सबसे बड़ी बात, खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगे भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई है, जिसमें कार के जरिए ब्लास्ट का भी अलर्ट है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास के 500 मीटर के इलाके में तालिबानी लड़ाके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त काबुल नेशनल एयरपोर्ट में नज़दीक में हो। इधर जो लोग हैं, लास्ट शाम जो 2 धमाके हुए हैं, उस डर की वजह से लोग इधर खड़े हैं और इधर जो सिक्योरिटी लोग हैं अंदर इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एहतिमाल भी है कि दूसरा धमाका भी हो जाए। जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट के हालात बन रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत हिंदुस्तान तक सबके सामने एक ही चुनौती है, अपने नागरिकों की वतन वापसी कैसे हो। Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries, particularly, of course, the United States, which is controlling Kabul airport. As you mentioned, in Dushanbe, the government there. Plus military flights overflew certain countries such as Iran. So of course that kind of coordination also happened. I would say even Uzbekistan, Iran, etc. धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों को बंद करना पड़ा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब आगे भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति कैसे चलेगा? कैसे काबुल में मौजूद भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाएगा? देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहां से वापस बुलाया है। हमारे देश के जो लोग आना चाहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी जो भारत या भारत के द्वारा अपने देशों में जाना चाहते हैं, उनको भी हमने एयरलिफ्ट किया है। ऐसे 6 हम लोगों ने अभी फ्लाइट्स किए माध्यम से अपने 500 से ज्यादा लोगों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, भारत के सारे लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएंगे। कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी कि अब तक अफगानिस्तान से 565 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 175 दूतावास कर्मी, 263 अन्य भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा हिंदुओं और सिखों समेत 112 अफगान नागरिक, 15 तीसरे देश के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया जा चुका है। I think we have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from
And I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out. अभी भी कई भारतीय हैं जो वहां फंसे हुए हैं। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके हिसाब से भारत अपनी तैयारियां कर रहा था। लेकिन अब एयरपोर्ट पर हुए धमाके ने भारत के ऑपरेशन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिका के कब्जे में है और अमेरिका ने साफ किया कि वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगा, जिसके साथ बातचीत के जरिए भारत अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। Look, this is a number that changes as we receive new information of people who contact us with the request to leave the country. There could be Indians there who may wish to continue to stay in the country. We may not know that. Or to be honest, as they find new or other routes to other destinations, some of them have gone to other countries and we are aware of that. In fact, we have facilitated some of that and we have been in touch with other friends, partners who have pulled them out. काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर देश ने तेजी कर दी है। ब्रिटेन और स्पेन ने कहा है कि वो आज ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर देंगे। स्पेन को करीब 1000 लोगों को अफगानिस्तान से निकालना है। वहीं अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक हमलों में तेजी आ सकती है। ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं फ्रांस भी अपने दूतावास के लोगों को वापस बुला रहा है। किस तरह से बनाए रखा, किस तरह से उनको लाने का काम किया गया, ये कोई आसान काम नहीं थे। तो हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हर भारतीय नागरिक को वहां से निकालने का प्रयास किया जाए और इसमें भारत अब तक सफल भी रहा। अब भारत भी बदलते घटनाक्रम के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, जहां सिर्फ एक ही मकसद है, हर भारतीय को सुरक्षित हिंदुस्तान लाना। ऑपरेशन देवी शक्ति को पूरी तरह से सफल बनाना है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर, गीता मोहन के साथ, काबुल से शिकीम नजारी और इज्जतुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। कल अफगानिस्तान में हुए ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। काबुल एयरपोर्ट से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। जिस दहशतगर्दी के डर से लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, वही दहशतगर्दी उनकी मौत का सबब बन गई। भारत में रह रहे कई अफगानी शरणार्थियों ने भी अपने परिवार को खोया है, जिनके पास न अब अपना मुल्क बचा है और न ही परिवार। काबुल में धमाकों की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। दहशतगर्दों ने एयरपोर्ट पे बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई खून से लथपथ दिखा तो कोई ठेले पर अस्पताल भागता नजर आया। शवों के ढेर नालों में नजर आ रहे थे। चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही थी। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, धमाकों ने किसी को नहीं बख्शा। जिस खौफ के साए में ये लोग भागने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जुटे थे, वहीं पर दहशतगर्दों ने इनकी जान ले ली। किसी ने भाई खोया, किसी ने बेटा। ऐसा ही एक जख्म में ये धमाका दिल्ली में रह रहे एक अफगानी शरणार्थी हजरतुल्लाह को दे गया, जिनका परिवार इस धमाके का शिकार हो गया। परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे, भाई था। इस धमाके के साथ मानो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। सर, ये रात को तकरीबन मुझे 2:30 बजे के आसपास फोन आया मेरे भांजे का। उन्होंने मुझे बोला मेरे एक छोटा भाई है और 3 भतीजे है उसमें, जो उसमें मतलब उनके डेथ हो चुका है, और कुछ फैमिली मेंबर और थे, वो उसका पता नहीं लग रहा था, जिसमें बच्चे भी और लेडीज भी, जो वो जा रहे थे मतलब इटली, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई जो है ना, उसको मतलब इटली का नेशनलिटी मिला था। हजरतुल्लाह का परिवार उन हजारों अफगानियों की तरह काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहा था। धमाके के बाद हजरतुल्लाह ने अपने परिवार से संपर्क किया। रात को करीब 2:30 बजे उसे पता चला कि ये धमाका उसकी जिंदगी सूनी करके चला गया। मेरे मतलब एक तकरीबन भाई जो है 22-23 साल का है, और भतीजा है एक, वो तकरीबन 17 साल का है, एक 16 साल का है, और एक तकरीबन 10 साल का है। तो जिस खौफ की वजह से काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ अफगानिस्तान छोड़ना चाहती थी,
वही खौफ अब एयरपोर्ट पर पसरा हुआ है, जो कब काल बन जाए किसी को नहीं पता। दहशत ऐसी कि हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लोग अभी भी घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। बाहर मुल्क जाना, अभी मेरे को मना करे। मैं 5-6 दिन हो गया यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अभी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। एक बोल रहे आगे जाओ, गेट में जाओ, एक गेट में जाओ, एक कहता है गाड़ी में बैठो अंदर जाओ। पता नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान के शरणार्थी दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहे हैं। उन्हें नहीं पता उनका भविष्य क्या है, उन्हें नहीं पता कि वो किस देश जाएंगे, लेकिन वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। वो तालिबान राज में नहीं जीना चाहते। दिल्ली से अभिषेक आनंद के साथ, काबुल से शिकिब नजारी और इजारुतुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, भारत सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है आगे, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। अफगानिस्तान के संकट के बाद अब बात देश की सियासत की कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों के नेताओं में आपस में ही कलह छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में तो ये विवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर संकट लेकर आ गया है। 3 दिन में दूसरी बार भूपेश बघेल ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपने पक्ष में दलील रखी। अब टीएस सिंहदेव भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर छिड़ी संग्राम पर अब फाइनल फैसले की घड़ी आ चुकी है। प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं। जो सत्ता में नहीं थे तब और सत्ता में आने के बाद तो आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार है। दिल्ली से उड़ान भरने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर जब भूपेश बघेल पत्रकारों से रूबरू हुए तो लगा मानो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हों, क्योंकि यही उपलब्धियां अब भूपेश बघेल के सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा सहारा है। दिल्ली दरबार में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सीएम को बार बार हाजिरी लगानी पड़ रही है, वो भूपेश बघेल के सियासी भविष्य के लिए सही संकेत नहीं है। विरोध का मोर्चा खोले टीएस सिंहदेव खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दिल्ली के समीकरण उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं और इसी वजह से वो आलाकमान के अंतिम फैसले के इंतजार में हैं। सर, भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं, क्या कोई मुलाकात आपकी होने वाली? मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मिला नहीं है टाइम। बताया जा रहा है नेतृत्व में परिवर्तन होने वाला है और उनको बोला गया नो फीडबैक। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी को लेकर छिड़ी खींचतान के बीच भूपेश बघेल भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ते नहीं दिख रहे। राहुल गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात के दौरान ही छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक दिल्ली पहुंचे, वो भी तब जब इन विधायकों को दिल्ली से कोई बुलावा नहीं मिला था। किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी विधायक को दिल्ली में नहीं बुलाया गया। माना जा रहा है कि विधायकों को दिल्ली बुलाने के पीछे मकसद भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक इस शक्ति प्रदर्शन का ज्यादा फायदा भूपेश बघेल को मिलता नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां पे भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और आप देखिए यहाँ पे बसों में जो लोग भरे हैं वो कोई टूरिस्ट नहीं है, जरूर रायपुर से आए हैं, पर ये छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। सारे विधायक अब दिल्ली दस्तक दे रहे हैं और अभी पीएल पुनिया साहब से मिले हैं जो कि इंचार्ज है प्रदेश के। आप पीछे देखिए एक और बस है बगल में। तो शक्ति प्रदर्शन इस तरफ से भी खबर सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को बोला है कि वो नेतृत्व में बदलाव में सहयोग करें क्योंकि ये फॉर्मूला तय हुआ था। ऐसे में अब बघेल खेमे के किसी नेता ने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है और किसी को कांग्रेस की इस लड़ाई में मोदी शाह की साजिश नजर आ रही है। जो हवा में उड़ रही है सब बातें वो विपक्ष वाले उड़ा रहे हैं और ऐसे अगर बात है तो हमारे शीर्ष नेता जो बैठे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को देखते हुए निर्णय लें। मोदी जी का गुप्त एजेंडा है, अमित शाह जी का गुप्त एजेंडा है कि जहां जहां मजबूत सरकार है उसको डिस्टर्ब करो। उसी के रणनीति के तहत
ये सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश है। अब दिल्ली में फैसला कुछ भी हो, ये बात तो साफ है कि बहुमत वाली छत्तीसगढ़ सरकार को भी कांग्रेस अंदरूनी कलह से नहीं बचा सकी। अब सीएम की कुर्सी बचती है या नए सीएम को कुर्सी मिलती है, नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक। वैसे कांग्रेस की कलह पंजाब में भी कम नहीं हो रही है। पंजाब में विवादित बयान देने वाले सिद्धू के सलाहकारों को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सिद्धू और कैप्टन अब भी अपने तेवर पर डटे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर ने विधायकों के साथ डिनर कर शक्ति प्रदर्शन किया, तो सिद्धू ने विरोध करने वालों की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। निर्णय नहीं लेने होंगे। पंजाब की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं, सीएम सीक्रेट डिनर पार्टी कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस कलह के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी दावा कर रहे हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। बहुत बार चौवे की जगह पर छक्का भी लगा देते हैं, लेकिन खाते में तो हमारे ही जा रहा है। एक सब सवाल आप चिंता न करिए, हम उनके चौवे छक्के सब संभाल लेंगे। तो क्या पंजाब की सियासत में सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई उतनी ही सामान्य है जितना हरीश रावत दावा कर रहे हैं? इस दावे में सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए गुरुवार को हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का पूरा हाल जानिए। कैप्टन अमरिंदर के नजदीकी मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के घर हुई इस पार्टी में 10 मंत्री समेत 60 विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के 8 सांसद भी इस डिनर पार्टी में पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू खेमे को इस पार्टी का न्योता ही नहीं दिया गया, लेकिन सिद्धू समर्थक 10 विधायक पाला बदलकर इस पार्टी में पहुंच गए। बताया यह भी जा रहा है कि पॉलिटिकल पावर दिखाने वाली इस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने भी ताकत झोंक दी थी। सूत्रों के मुताबिक डिनर पार्टी के दौरान 2022 में सीएम पद के लिए कैप्टन की दावेदारी पर कांग्रेस नेताओं ने एक सुर से जताया समर्थन, और अब इसे प्रस्ताव के तौर पर पार्टी आलाकमान के पास भेजा जाएगा। कैप्टन के शक्ति प्रदर्शन और अपनों से झटका खाए सिद्धू की तिलमिलाहट कारोबारियों के कार्यक्रम में झलक गई, और उन्होंने निर्णय का अधिकार न मिलने पर ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10ਵੀਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं, कोई फायदा नहीं। सिद्धू की नाराजगी की एक और वजह सलाहकार मलविंदर सिंह माली का इस्तीफा है, जिनके विवादित बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कड़े तेवर दिखाए थे। माना जा रहा था कि पंजाब अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद सिद्धू विधानसभा चुनाव तक शांत बैठेंगे, लेकिन पद मिलने के बाद कैप्टन और सिद्धू की तकरार और तीखी हो गई है। अगर इस संकट का हल ना निकला तो इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र सिंह चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। इधर कोरोना के केस बेहद कम होने के बाद दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से राजधानी के स्कूल खोलने का फैसला किया है। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे और क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि स्कूलों को बेहद सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी, और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो, और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए।
स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन जरूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाकों के 24 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी एयरपोर्ट पर दहशत है, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। जिस नाले में कल धमाके के बाद लाशें बिछ गई थी, उस नाले के पास हजारों लोग जमा हो गए। लोग हर हाल में अफगानिस्तान से बाहर जाने पर, अपने मुल्क को छोड़ देने पर आमादा हैं। मेरे एक छोटा भाई है और 3 भतीजे हैं उसमें, जो उसमें मतलब उनके डेथ हो चुका है। It is because of foreign forces, the presence of foreign forces, that such attacks take place. The horrific terrorist attack in Kabul. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. एक के बाद एक धमाका और चिथड़े चिथड़े हो गई जिंदगी। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार की शाम को हुए 2 धमाकों ने कोहराम मचा दिया। अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। घायलों को लेकर लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में हुए धमाके में 108 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक और 95 अफगानी शामिल हैं। एक तालिबानी अधिकारी के मुताबिक धमाके में 28 तालिबानी भी मारे गए। इन धमाकों में 1338 लोग घायल हुए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के पास की ही एक सड़क की है। एयरपोर्ट के पास भीड़ जमा हो रही है, लेकिन तालिबानी वहां भी दिखाई दे रहे हैं। सड़क से लोगों को हटाने में जुटे हैं तालिबानी। सड़क पर आज तक के संवाददाता इज़्ज़तुल्लाह अहमद जई को भी एक तालिबानी ने कवरेज से रोक दिया। देखते ही देखते तालिबान ने सड़क पर घेराबंदी कर दी। सड़क के आगे 3 गाड़ियां लगाकर तालिबान ने रास्ता ही रोक लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तालिबानी इन गाड़ियों में कितने इत्मीनान से पसरे हुए हैं। दरअसल तालिबानी नहीं चाहते कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर कहीं और जाएं। यही वजह है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को रोक रहे हैं। मैं इस वक्त काबुल नेशनल एयरपोर्ट में नज़दीक में हो। इधर जो लोग हैं, लास्ट शाम जो 2 धमाके हुए हैं, उस डर की वजह से लोग इधर खड़े हैं और इधर जो सिक्योरिटी लोग हैं अंदर इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एहतिमाल भी है कि दूसरा धमाका भी हो जाए। इस लोगों के साथ जो 13 अमेरिकन सोल्जर है वो भी शामिल है। एक तरफ तालिबान एयरपोर्ट पर पहरेदारी कर रहा है। इन कोशिशों में है कि लोग अफगानिस्तान से बाहर न जाएं, लेकिन लोग तो अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा है। ये काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट के पास का नाला है, जहां गुरुवार की शाम पहला धमाका हुआ था। तस्वीरों में आप यहाँ के लोगों का हाल देख सकते हैं, इनकी बेबसी देख सकते हैं। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। आज सुबह ही हजारों लोगों का हुजूम काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गया। जान हथेली पर रखकर लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये किसी भी हालत में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। आज तक के 3 संवाददाता काबुल से लगातार वहां की ताजा तस्वीरें भेज रहे हैं और हालात बयां कर रहे हैं। इज़्ज़तुल्लाह अहमद जई एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने एक अफगानी नागरिक से बात की जो धमाके के बाद भी घर लौटने को तैयार नहीं। कार्ड है मेरे पास, अभी मैं चाहता हूँ मैं बाहर मुल्क जाना हूँ। अभी मेरे को मना करे। मैं 5-6 दिन हो गए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अभी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। एक बोल रहे आगे जाओ, वो गेट में जाओ, एक गेट में जाओ, एक कहता है गाड़ी में बैठो अंदर जाओ। पता नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा है। काबुल एयरपोर्ट के पास का ये वही नाला है जो एयरपोर्ट पर धमाके के बाद लाशों से पट गया था, लेकिन इन लोगों में जैसे मौत का खौफ ही नहीं है। आज फिर उसी नाले के पास सैकड़ों लोगों का जमावड़ा हो गया। लोग अब बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह जान बच जाए, अफगानिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल जाए। नाले के पास मौजूद भीड़ एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को आतंकी धमाके की वजह से तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट की निगरानी बढ़ा दी है।
हालांकि बीच बीच में बम धमाकों की अफवाहें भी आईं, लेकिन वो झूठी निकली। ये खबर सच नहीं है कि फिलहाल काबुल नेशनल एयरपोर्ट में धमाका हुआ है। लोग डर की वजह से एयरपोर्ट से दूर हैं, लेकिन इधर जो सिक्योरिटी लोग हैं वो लोगों को अंदर इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये खबर सच नहीं है कि फिलहाल कोई धमाका हुआ है। मैं फिलहाल काबुल नेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक में हूँ। एक तरफ लोग अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हुए हैं, तो वहीं काबुल के अस्पतालों के बाहर भी लोगों का जमावड़ा है। धमाकों में घायलों के भर्ती होने के चलते अस्पताल भर गए हैं। लोग अस्पतालों में अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। नवीद सुल्तानी, इसुल्लाह जई, शाकिब नजीरी के साथ काबुल आज तक। काबुल एयरपोर्ट पर कल हुए धमाकों में 100 लोगों की मौत हो गई थी। 1300 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस एयरपोर्ट के 2 हिस्से हैं, जिसमें से एक पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है और दूसरे पर तालिबान काबिज है। इसके पहले कि हम धमाकों की खबर के विस्तार में जाएं, पहले आपको बता देते हैं इस एयरपोर्ट की 10 बड़ी बातें आखिर क्या क्या हैं। एयरपोर्ट पर 3500 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा एक रनवे है। काबुल एयरपोर्ट की ये 10 बड़ी बातें आपके सामने। एयरपोर्ट के 2 हिस्से हैं, सिविलियन और टेक्निकल। सिविलियन साइड के एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक पर तालिबान का कब्जा है, दूसरी तरफ 16 अगस्त से काबुल से कमर्शियल फ्लाइट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया। तकनीकी एरिया अमेरिकी फोर्स और नाटो के नियंत्रण में है और वहीं से तमाम फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं। तकनीकी एरिया काफी बड़ा है, यहीं से सारी उड़ानें जारी हैं जो अमेरिका के कब्जे में है। तकनीकी एरिया में 3 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट और एबी गेट, और यहीं पर आसपास हमले को अंजाम दिया गया। एबी गेट के पास गुरुवार को आत्मघाती धमाका हुआ था, जिसके बाद डर और दहशत का आलम। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सोवियत इंजीनियरों ने 1960 में इस एयरपोर्ट को बनाया था और अभी उस एयरपोर्ट पर डर और दहशत चारों तरफ देखी जा सकती है। एक साथ खड़े हो सकते हैं 100 से ज्यादा विमान वहां पर, लेकिन एक साथ खड़े हो सकते हैं। कल हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी धमाके के बाद किस तरह से स्थिति थी। वहां पर तमाम विमान रनवे पर खड़े थे, लेकिन दहशत में है इस वक्त अफगानिस्तान के लोग। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1300 लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर जिस हिस्से में उड़ानें चल रही हैं, वहां पर अमेरिकी सैनिकों का नियंत्रण है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी है। खुफिया सूत्रों से जानकारी यह भी है कि आतंकी हमले का पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन हमले से 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद आतंकवादियों ने वहां पर धमाके को अंजाम दिया। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर वही हुआ जिसका डर था, जिसकी आशंका थी और खुफिया तंत्रों ने जिसके लिए आगाह किया था। काबुल एयरपोर्ट पर 2 आतंकी धमाकों ने पूरी दुनिया को दहला दिया। काबुल के एयरपोर्ट पर इन धमाकों से पहले आतंक का एक ट्रेलर दिखाई दिया था। तारीख 26 अगस्त शाम 6 बजे, जगह काबुल एयरपोर्ट का एबे गेट। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे काबुल एयरपोर्ट पर अचानक भगदड़ मची थी। इस भगदड़ की जरा तस्वीरें देखिए। ये चौंकाने वाली तस्वीरें आज सामने आई हैं। ये काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से करीब घंटे भर पहले की तस्वीरें हैं। उस वक्त हामिद करजई एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा थी। अचानक ही वहां गोलियां चलने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां कोहराम मच गया, अफरा तफरी मच गई। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब सिर पर पांव रखकर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले कुछ लोग ही भाग रहे हैं, लेकिन पीछे सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं जो गोलियों की आवाज सुनकर भाग रहे हैं। अब ये फायरिंग किसने की इसका पता नहीं है। माना जा रहा है कि ये फायरिंग तालिबानियों ने ही की होगी, क्योंकि भीड़ को काबू में करने के लिए तालिबानी अक्सर फायरिंग का ही सहारा लेते हैं। एयरपोर्ट पर जब भगदड़ मची तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये तो महज एक ट्रेलर है। करीब घंटे भर बाद कोहराम की पूरी फिल्म आने वाली है। तारीख 26 अगस्त शाम 7 बजे, जगह काबुल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर पहला धमाका।
काबुल एयरपोर्ट धमाके की आवाज और बारूदी धुएं के गुबार में धुआं हो गया। धमाके की आवाज दिल दहलाने वाली थी। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। जो भी इस हमले की चपेट में आए लहूलुहान हो गए। कुछ लोगों के तो परखच्चे उड़ गए। जिनकी जान बच गई वो लहू से लथपथ कपड़ों में अपनी और अपनों की जान बचाने की फिक्र करते नजर आए। स्ट्रेचर नहीं मिला तो लोगों ने सामान ढोने वाली ट्रॉली में ही धमाकों के घायलों को बिठा लिया और अस्पताल की तरफ भागे। हामिद करजई एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की खबर से पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की जानकारी मिली। इसी बीच फ्रांस के राजदूत ने संदेश जारी किया कि लोग एयरपोर्ट के पास से हट जाएं, क्योंकि दूसरा धमाका भी हो सकता है। तारीख 26 अगस्त, रात करीब 8 बजे। जगह काबुल एयरपोर्ट के पास होटल बरून। हुआ भी वही। पहले धमाके के घंटे भर बाद काबुल एयरपोर्ट के करीब बरून होटल के पास जबरदस्त धमाका हुआ। लगातार 2 आत्मघाती धमाकों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को रक्त रंजित कर दिया। एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। घायलों को अस्पतालों में ले जाने की कवायद शुरू हो गई। लोग घायलों में अपने परिजनों को तलाशते हुए अस्पताल पहुंच गए। मैं अभी इमरजेंसी के सामने हूँ। यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेंबर है। अस्पताल के बाहर उनकी लिस्ट लगी हुई है जो घायल हैं या फिर धमाकों में जिनकी जान चली गई है। जिनके अपनों ने जान गंवा दी है वो शवों को ले जा रहे हैं। आज तक के संवाददाता नवीद सुल्तानी अफरा तफरी के इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। साथ ही घायलों की मदद में भी जुटे थे। नवीद अपनी कार में एक जख्मी शख्स को बिठाकर खुद अस्पताल ले गए। कार में बैठे जख्मी शख्स की हालत गंभीर थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। नवीद सुल्तानी रिपोर्टिंग के साथ उसे मदद पहुंचाने के मिशन में भी लगे थे। This guy is injured in this explosions. You see, I want to go to hospital in my car. This is my car, and this guy is injured in the explosion today in airport area. There is not a place for some injured and killed people. I want to travel and displace this injured people to other hospital from emergency of Kabul. काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया सख्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आतंकियों को करारा जवाब देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर जमा हजारों लोगों का अब क्या होगा? क्या वो अफगानिस्तान से बाहर निकल पाएंगे? काबुल में नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो।